अब तक आपने सुना कि आयुष ने हेमा के पिशाच को मार दिया था और बाल पिशाच बच गया। सुबह जब आयुष ने गांव वालों को सारी बात बताई तो किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। सुरेंद्र और मनोज ने उस पर दिलीप की हत्या करने का आरोप लगाया। अब आगे, जब सुरेंद्र और मनोज ने आयुष पर पिशाच होने और दिलीप की हत्या करने का आरोप लगाया तब किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर आयुष को मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। वो कल पूरी रात इन लोगों को बचाने के लिए पिशाचों से लड़ता रहा, लेकिन सुबह होते ही इन सब के रंग देखकर उसका दिल अंदर से टूट गया। आयुष ने मनोज और सुरेंद्र को नजरअंदाज करते हुए सरपंच की तरफ देखा और कहा, सरपंच जी, मुझे नहीं पता कि उस पिशाच ने ऐसा क्या किया था कि गांव में किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने जो कहा वो सच में हुआ था। बाकी आगे आपकी मर्जी है। आयुष की बात सुनकर सुरेंद्र ने गुस्सा करते हुए कहा, हो गई तुम्हारी बकवास। तुम जैसे मनहूस को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। ये तो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बचा लिया। तुझ मनहूस की वजह से ही मेरे पिता मारे गए और अब तू फिर गांव में आकर अपनी मनहूसियत फैला रहा है। एक बात बताओ गांव वालों, ये पिशाच वाले हादसे कब से होना शुरू हुए? जब से आयुष हमारे गांव में वापस आना शुरू हुआ है ना? सुरेंद्र की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे। मुझे लगता है सुरेंद्र की बात में दम है। हाँ, सुरेंद्र सही कह रहा है। जब से आयुष आया है तब से गांव में ये सब हो रहा है। लोगों की बातें सुनकर आयुष ने कुछ नहीं कहा। उसे पहले से ही इन सब बातों की आदत सी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे मन ही मन काफी बुरा लग रहा था। लोगों को अपने पक्ष में आता हुआ देखकर मनोज ने कहा, हाँ, सुरेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। ये आयुष तो पैदा होते ही अपनी माँ को इससे पहले मनोज अपनी बात पूरी कर पाता, आयुष ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से उड़कर वो थोड़ी दूर गिरा। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा आयुष खुद हैरान था, क्योंकि अभी उसने अपने मुक्के में इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी कि कोई उड़कर चला जाए। वो मन में सोचने लगा, मैं तो अपनी ताकत को काबू में रखा था, फिर ये मनोज इतनी दूर जाकर कैसे गिरा? इससे पहले आयुष कुछ समझ पाता, सुरेंद्र चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो गांव वालों, अभी आयुष हाथापाई पर उतर आया। इसने एक ही मुक्के में मनोज को इतनी दूर फेंक दिया। क्या कोई आम इंसान इतना ताकतवर हो सकता है? मुझे तो पक्का यकीन है कि आयुष ही पिशाच है। इतना कहकर सुरेंद्र ने पास रखी हुई लाठी उठाकर आयुष पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। आयुष भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया कि तभी सरपंच ने बीच में आकर उन दोनों को रोक दिया। सुरेंद्र ने सरपंच को घूरते हुए कहा, देखिए सरपंच जी, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इसके लिए कह रहा हूँ, आयुष का हमारे गांव में रहना बिल्कुल सही नहीं है। इसे अभी के अभी गांव से निकाल दीजिए और दोबारा कभी गांव में कदम ना रखे, समझा दीजिए। हाँ, गांव से निकाल दीजिए, बाकी गांव वालों ने भी कहा। उनकी बात सुनकर सरपंच ने आयुष की ओर देखते हुए कहा, आयुष, तुम अपने घर वापस जाओ, मैं बाद में तुमसे आकर मिलूंगा और वापस गांव मत आना। ऐसा कहते वक्त सरपंच की आंखों में उदासी थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि आयुष सच बोल रहा है, पर गांव वालों को समझना मुमकिन नहीं था। आयुष ने उन सबको देखा और लंबी सांस ली। वो इन भेड़जाल वालों को समझा समझा कर थक चुका था। उसने सरपंच और बंसीलाल को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। जब आयुष गांव के मुख्य द्वार से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा और मन में सोचा, ये पिशाच राज जो भी है वो मुझे गांव से अलग करना चाहता है, लेकिन क्यों? गांव में ऐसा क्या है जो उसे चाहिए? उसके बाद आयुष वहां से चला गया। आयुष के जाने के बाद सारे गांव वाले भी अपने अपने काम पर चले गए। सिर्फ मनोज और सुरेंद्र ही पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। मनोज ने सुरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, आयुष को गांव से बाहर निकालकर बिल्कुल सही किया तुमने। सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं आयुष को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम बस देखते जाओ। मैं वापस आ गया, आयुष ने अपने घर का दरवाजा खोलते हुए कहा। हमेशा की तरह उसने सबसे पहले दिव्या को देखा और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गया। आज उसे खाने का मन नहीं था, इसलिए उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। जब आयुष ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो दिव्या ने पूछा, आज तुम नाश्ता नहीं बना रहे हो?
गांव से खाकर आए हो? दिव्या की बात सुनकर आयुष के मुंह में कड़वापन आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। ये सुनकर दिव्या समझ गई कि कोई दिक्कत है, इसीलिए उसने कहा, आयुष, मन को शांत करने के लिए तुम्हें थोड़ा घूम के आना चाहिए। नदी किनारे जाकर तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसे बंद कमरे में मत बैठे रहो। दिव्या की बात सुनकर आयुष को एक ख्याल आया और उसने बिस्तर से उठकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, काफी समय हो गया, मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिला। मैं और तुम एक ही कमरे में बंद हैं। चलो हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। ये सुनकर दिव्या ने मना करते हुए कहा, हम दोनों? अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आयुष ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे उसकी चिंता मत करो, वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या ने आगे कहा, पर मैं तो हिल भी नहीं सकती, घूमने कैसे जाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दिव्या के पास गया और उसको अपनी पीठ पर उठा लिया, जैसे विक्रमादित्य ने बेताल को उठाया था। उसके बाद वो दोनों ही घर से बाहर निकलकर नदी की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद आयुष नदी के किनारे पर पहुंचा और उसने एक बड़ा सा पत्थर देखकर दिव्या को उसके सहारे बैठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ गया। दोनों चुपचाप बहती हुई नदी को देखने लगे। सुबह की बातों को सोचकर आयुष का चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर दिव्या ने उससे पूछा, क्या हुआ आयुष, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? इस पर आयुष ने कहा, हाँ बस यही सोच रहा हूं कि मेरी किस्मत किसने लिखी है। मैं चाहे जो भी करूं, लेकिन गांव वालों को मुझ पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद आयुष ने दिव्या को सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। उसकी बात सुनकर दिव्या ने कहा, आयुष, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लगता है कि गांव में से कोई उस पिशाच बहुआ की मदद कर रहा है। कहीं सुरेंद्र या मनोज में से कोई उस पिशाच के साथ मिला हुआ तो नहीं है? ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि सुरेंद्र या मनोज में से कोई पिशाच के लिए काम कर रहा है, आयुष ने कहा। कुछ देर चुप रहकर दिव्या ने कहा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो तुम्हें गांव वालों से अलग क्यों करना चाहते हैं। आखिर उस पिशाच को गांव में से चाहिए क्या? तुम्हें कुछ अंदाजा है? ये सुनकर आयुष ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है। चलो कोई नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, आयुष को आश्वासन देते हुए दिव्या ने कहा। इसके बाद आयुष और दिव्या ने काफी देर तक आपस में बातें की। जब शाम होने लगी तो आयुष फिर से दिव्या को अपनी पीठ पर उठाकर घर लेकर आया। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा घर तहस नहस था। आयुष के जाने के बाद किसी ने उसके घर की तलाशी ली थी। उसने सबसे पहले दिव्या के लेटने की जगह खाली की और उसे नीचे लेटाने के बाद घर की सफाई करने लगा। घर की सफाई करने के बाद उसे पता चला कि घर में से कुछ भी गायब नहीं था। इसका मतलब जो भी आया था वो कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन क्या? ये सवाल आयुष को परेशान कर रहा था। आयुष गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके दिमाग में दादाजी की 36 विद्याओं वाली किताब का ख्याल आया। उसके दादाजी ने बचपन से ही उसे 36 विद्याओं का ज्ञान दिया था, लेकिन आयुष अभी तक सारी विद्याएं नहीं सीख पाया था। इसलिए वो किताब को अपने साथ लेकर घूम रहा था। शायद जो भी उसके घर में आया था वो दादाजी की 36 विद्याओं वाली किताब ही ढूंढ रहा था। घर को साफ करने के बाद आयुष ने अपने लिए खाना बनाया और खाना खाने के बाद वो घर के बाहर चक्कर लगाने लगा। वो आसपास सुराग ढूंढ रहा था। काफी देर के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। आयुष अपने घर के बाहर खड़े होकर अंगड़ाई ले रहा था कि तभी किसी ने उसके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया और उसके सर पर जोर से वार किया। इसके बावजूद आयुष बेहोश नहीं हुआ। तब किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। रुमाल में कोई नशीला पदार्थ था, जिसकी वजह से आयुष बेहोश हो गया। जब आयुष को फिर से होश आया तब उसने खुद को अपने घर के पास वाले पेड़ से बंधा हुआ पाया। उसे लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था
आयुष जंजीर से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारे दादाजी की 36 विद्याओं वाली किताब कहाँ है? ये सुनकर आयुष ने मन में सोचा, यह आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। और जब पेड़ के पीछे छुपा हुआ व्यक्ति आयुष के सामने आया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। आयुष के मुंह से आवाज निकली, तुम? आखिर क्या है दादाजी की 36 विद्याओं का राज? कौन है जिसने आयुष को जंजीर से बांधा है? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।